सो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड्स। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 4 से 5 वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना 1.5 लीटर आधा लीटर रक्त 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु या ब्लड कॉर्पलस। प्लाज्मा यह रक्त का अजीव तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल तथा 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम यह जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस। रुधिराणु यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। यह 3 भागों में बटे होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु या ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे हम आगे। तो रेड ब्लड कॉर्पस और स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का। इसकी मृत्यु यकृत प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये स्टार लगा लीजिए, यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसे हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त यौगिक होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है हीमैटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर का हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग या एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्त क्षीणता है हीमोग्लोबिन एनीमिया रोग होता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है तथा जो लोग 4200 m की ऊंचाई पर होते हैं, मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। पूछा जा सकता है कि हीमोसाइटोमीटर का उपयोग काय के लिए करते हैं, तो आरबीसी की संख्या ज्ञात करने में। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड कॉर्पस आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत या प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल, उसका देखो, आरबीसी का जीवन काल होता था, रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता था 20 से 120 दिन। इसका 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रुधिर कणिक कोशिकाएं है। शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होते हैं जिसे बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा कोशिकाओं द्वारा बनती है। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर में रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। टी कोशिका कोशिका प्रतिरक्षा एवं बी कोशिका प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% है न्यूट्रोफिल्म कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्म कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स या
थ्रोम्बोसाइटिस, यह केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। डेंगू ज्वर, नोट, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य पढ़ते हैं तो शरीर के ताप को नियंत्रण एवं शरीर के रोगों की रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनाना, CO2, O2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स का संवर्धन करना, लैंगिक वर्ण की में सहायता करना व अंगों के संयोजन में सहयोग स्थापित करना, रक्त का थक्का बनना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्न है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस से बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन से बनेगा फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रुधिर रक्त रुधिराणु या ब्लड कॉर्पस से बनेगा रक्त का थक्का, क्लॉट। अब हम आगे पढ़ेंगे। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है रक्त का थक्का बनाने में। मनुष्य के रक्त के वर्ग, ब्लड ग्रुप्स। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। इसके लिए इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है, उसे रुधिर वर्ग ए होगा। एंटीजन बी होगा, उसमें रुधिर वर्ग बी होगा। एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, उसमें रुधिर वर्ग ए भी होगा। जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होंगे, रुधिर वर्ग ओ होगा। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो ए केवल आरबीसी केवल ए में होंगी एंटीजन, और केवल एंटीबॉडी केवल बी में होंगी। बी केवल बी में होंगे आरबीसी, और एंटीबॉडी केवल ए में होंगी। ए बी दोनों में आरबीसी होगी और एंटीबॉडी दोनों नहीं होगी इसमें। और ओ कोई एंटीजन नहीं होगा और इसमें एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए और बी दोनों होंगी। अब किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडीज कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। रक्त का आधार ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते, जिससे रक्त नष्ट हो जाएगा। इसे रक्त का अभिसंश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधार पर एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिसंश्लेषण न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। आरएच तत्व या आरएच फैक्टर। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया। इन्हें रिसर्च बंदर में एक तत्व का पता लगाया, इसलिए इन्हें आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में के रक्त में यह तत्व पाया जाता है, उसे आरएच रहित आरएच पॉजिटिव तथा जिन्हें नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहलाता है। रक्त के आधार के समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। आरएच फैक्टर प्लस और आरएच फैक्टर प्लस को आरएच फैक्टर प्लस रक्त तथा आरएच फैक्टर नेगेटिव को आरएच फैक्टर नेगेटिव रक्त ही दिया जा सकता है। यदि आरएच फैक्टर रक्त
वर्ग में RH नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो प्रथम बार व्यक्ति की कम मात्रा होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी बार इस प्रकार के रक्तदान की किया गया तो अभिसंश्लेषण के कारण RH वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, नेगेटिव वाले की मृत्यु हो जाएगी। अब एरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस, यदि आरएच पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तो माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भाशय में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों को संभावित रक्त समूह। अब माता का रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह बच्चों में संभावित रक्त समूह तो और बच्चों में असंभावित रक्त समूह। जब माता पिता का रक्त समूह ओ हो तो बच्चों का संभावित है कि ओ ही होगा। बच्चे और असंभावित है ए बी और ए बी, ए बी और ए बी। और माता का ओ और पिता का ए है तो बच्चों में ए और ओ और ए दोनों हो सकता है। और असंभावित है बी और ए बी हो। और माता का ओ और पिता का बी हो तो भी ओ और बी होगा। असंभावित है ए और ए बी हो। ओ प्लस माता का ओ प्लस ए बी हो तो ए बी होगा और ओ प्लस ए बी होगा। ए और ए होगा तो ए और ओ होगा और बी ए बी होगा। ए इंटू बी होगा तो मतलब माता का ए और पिता का बी हो तो ओ होगा, ए होगा, ए बी, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। इधर नहीं कोई संभावित नहीं है कि कुछ होगा, ए और बी में ऐसा होता है। बी और ए इंटू ए प्लस ए बी, ए बी और ए बी। और संभावित है ओ नहीं होगा। बी और बी होगा तो बी और ओ बनेगा और ए बी नहीं बनेगा। बी प्लस ए बी हो तो बी ए बी और ओ, ए बी प्लस ए बी ओ नहीं होगा। मानव शरीर के तंत्र। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र।